जय नारायण ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग कल के लेक्चर में ये देखे थे कि यदि हमें आईएएस की तैयारी करनी है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था यदि आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो किस सब्जेक्ट से आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए 11th में, या कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने अपने पहले वीडियो में देखा था। अब प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है कि सर यूपीएससी का एग्ज़ाम हमें देना है तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमारा यूपीएससी का प्रिपरेशन आगे चल के आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम क्या समझेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न, कि हमें कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। तो यूपीएससी बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इसके दो एग्ज़ाम होते हैं। पहला एग्ज़ाम आपका होता है प्रीलिम्स, क्या बोलते हैं उसे, प्रीलिम्स बोलते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपको दो पेपर देने होते हैं, 2 पेपर्स आपको देने होते हैं। जैसा कि मैं आपको इस ट्री के हिसाब से बताऊंगा। जैसा कि आपके सामने एक स्क्रीन बोर्ड पे एक ट्री खुली हुई है, उस ट्री में सारी चीज़ें क्लियरली इंडिकेटेड है। पहला जैसे आपको दिख रहा होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप 1 फॉर द आईएएस और यूपीएससी के लिए। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का, जो कैलकुलेटिव होगा। मीन्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम 200 नंबर का होगा जिसमें आप क्वालिफाई करना होता है। इसकी कट ऑफ नियर अबाउट 45 to 50% जाती है, 45 to 50%। कभी 90 मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाते हैं, कभी 100 मार्क्स पे आपका प्रीलिम्स हो जाता है, और भी कम जाते हैं, डिपेंड करता है टफनेस लेवल ऑफ एग्ज़ाम। लेकिन यह है कि यदि आप 90 to 100 मार्क्स के अराउंड हो तो शायद आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाओगे। अब प्रीलिम्स में आपको कितने पेपर देने होते हैं, 2 पेपर देने होते हैं बेटा। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, जीएस दिख रहा है और सी सैट दिख रहा है। तो जीएस का एक पेपर होगा और एक पेपर सी सैट का होगा। अब बोलोगे सर कि 200 नंबर का पेपर है तो आपको बोल रहे हैं 2 पेपर देना होगा। हाँ बेटा, 200 नंबर का जीएस आपको देना होगा और 200 नंबर का सी सैट, बट ये काउंटेबल नहीं है, दिस इज क्वालिफाइंग। यहाँ पे आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। सी सैट में यदि आप 33% लाते हो तो आप क्वालिफाई होते हो। जब आप क्वालिफाई होते हो तो आपकी ये कॉपी काउंटेबल होती है। यदि आप सपोज सी सैट में क्वालिफाई नहीं हुए तो आपका जीएस का पेपर चेक नहीं होगा। यदि आप सी सैट में क्वालिफाई हो जाते हो तो जीएस का पेपर आपका चेक होगा। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई कि हमें प्रीलिम्स में 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर हमारा होगा जीएस का, दूसरा पेपर होगा हमारा सी सैट का। तो सी सैट क्या होता है उसके बारे में हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आपको इतना याद हो गया कि प्रीलिम्स में हमें 2 पेपर देने होंगे, जीएस और सी सैट। उसके बाद आता है हमारा मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपको कितने पेपर देने होंगे, कितने नंबर के पेपर देने होंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब बात रही यदि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो आप यहीं पे भूल जाइए, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स। यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गए तो आप मेंस एग्ज़ाम दोगे। अब वो मेंस एग्ज़ाम रिटन होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव। इसमें कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, जबकि प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव था। प्रीलिम्स क्या था आपका, ऑब्जेक्टिव। ये आप क्वालिफाई हो गए, अब आप रिटन में आओगे, रिटन एग्जाम दोगे। मेंस एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, 1750 नंबर का होगा, पूरे 1750 नंबर के होंगे। इसके बेसिकली कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे। पहला तो एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, दूसरा जनरल स्टडी होगा, तीसरा एस्से होगा, चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। पहला क्वालिफाइंग पेपर, दूसरा जनरल स्टडी, तीसरा एस्से, चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब क्वालिफाइंग पेपर में 2 पेपर आपके होंगे। एक पेपर इंग्लिश का होगा 300 नंबर का, जिसको आपको देना है, हर बच्चे को इंग्लिश का पेपर देना होगा। दूसरा लैंग्वेज ऑफ चॉइस, कोई भी एक लैंग्वेज। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आप हिंदी ले सकते हो,
आप साउथ में रहते हो तो कन्नड़ या कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, मराठी, जितनी भी लैंग्वेजेस हमारी रीजनल लैंग्वेज हैं उसमें आप कोई भी चॉइस ले सकते हो। बेसिकली लोग नॉर्थ इंडियन की बात करते हैं तो वो हिंदी लेते हैं और इंग्लिश का पेपर वो देते ही देते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी का 300 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर होगा। इस पेपर में आपको क्वालिफाई होना है बेटा, इस पेपर में आपको क्वालिफाई होना है। यदि क्वालिफाई नहीं करोगे तो आगे की कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। तो सबसे अच्छा रूल यहाँ पे यही है, पहले उन्होंने एक क्वालिफाइंग पेपर बनाया है। जैसे प्रीलिम्स में क्या था, सी सेट क्वालिफाई होंगे तो आपका पेपर चेक होगा। यदि आप क्वालिफाई नहीं होते तो आप बाहर हो जाते हो वहीं से। इसी तरह आईएएस के मेंस में यदि आप क्वालिफाइंग पेपर में क्वालिफाई करते हो तो आप आगे के पेपर की कॉपी आपकी चेक होती है। अब सपोज ये क्वालिफाइंग है तो इसका मेरिट में कोई रोल नहीं है, इसका मेरिट में कोई रोल नहीं है, इसका तो आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में आपके 4 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 4, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। जनरल स्टडी में पूरे 4 पेपर होंगे। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, और ये सारे पेपर काउंटेबल होंगे। मतलब 1000 नंबर का आपका जीएस का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा बेटा जीएस का पेपर? 1000 नंबर के 4 पेपर होंगे, 250 के। 1000 नंबर के 1000 नंबर के 4 पेपर होंगे जीएस के। तो जीएस सबसे बड़ा वेटेज है, 1000 नंबर मतलब 1000 नंबर आउट ऑफ 1750। आउट ऑफ 1750 में 1000 नंबर का आपका जीएस का पेपर होगा। GS1, GS2, GS3, GS4। इसके बाद आपका एक एसए होगा, एसए का पेपर। एसए 250 मार्क्स का होगा। अब ये 250 मार्क्स का एसए होगा, इसको आप किसी भी लैंग्वेज में आप या तो हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। एसए को लिखने के लिए आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिखें। मोस्टली लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो आप ध्यान रखिए। आपका 1000 नंबर का जीएस हुआ, 1000 मार्क्स का क्या हुआ जीएस का पेपर, एंड 250 मार्क्स का आपका एसए हो गया बेटा। अब क्या बचता है इसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। दिस इज 500 मार्क्स। तो आपको 1750 मार्क्स समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1750 नंबर का जो होगा पेपर वो आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। क्या क्या है आपका मेन क्वालिफाइंग? सबसे पहले क्वालिफाइंग की बात करते हैं। सी सेट आपका क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाई करेंगे तो जीएस का पेपर चेक होगा। अब जीएस पेपर चेक हुआ, आप क्वालिफाई कर गए तो इसको यहीं पे भूल जाइए, आप मेंस एग्जाम देंगे। अब मेंस एग्जाम देंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग पेपर होगा। क्वालिफाइंग पेपर 300 नंबर का इंग्लिश होगा, 300 नंबर का किसी क्षेत्रीय लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो आपके आगे के पेपर चेक होते हैं। अब पेपर चेक होते हैं, उसमें सबसे पहला पेपर आपका होता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में 4 पेपर होते हैं, 250 नंबर के 4 पेपर होते हैं, 250 नंबर के। उसके बाद आपका एसए होता है 250 मार्क्स का। देन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, इसे आपको खुद ही चूज करना होता है कि किस सब्जेक्ट से आप पेपर दोगे। 250 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होगा, 250 मार्क्स का सेकंड पेपर होगा। अब आगे की स्लाइड में हम यदि बात करें तो हमारी जो दूसरी स्लाइड है उसमें हम आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में क्या देखा था बेटा, हमने देखा था 2012 से 2018 के टॉपर को हमने देखा था। इन 6 टॉपर्स में आपने देखा था 5 टॉपर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। तो अब हम बात करते हैं हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट और कंपल्सरी पेपर के बारे में। आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें। यहाँ पे कंपल्सरी पेपर एंड ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट का 2 आपके पास ट्री दिख रहा है। पहली ट्री में कंपल्सरी क्या था बेटा, 4 सब्जेक्ट आपको जनरल स्टडी के देने हैं, 4 पेपर 250 मार्क्स के ईच। दूसरा एस्से, ये आपको लिखना ही है, एनी लैंग्वेज एज मीडियम, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं एस्से। एक पेपर ये कंपल्सरी है। इंग्लिश क्वालिफाइंग होगा और इंडियन लैंग्वेज कोई भी एक क्वालिफाइंग होगा।
तो ये आपके 1250 नंबर यहाँ पे हो गए। 1250 नंबर का ये काम यहाँ पे इस कंपलसरी पेपर को आपको देना होगा। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना होगा बेटा, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। अब आप जैसे कि मैंने बताया था, जो टॉपर्स थे कहाँ से थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो इसका मतलब इंजीनियरिंग का दबदबा यहाँ भी है, इंजीनियरिंग वाले बच्चे यहाँ भी काफ़ी ऊपर हैं। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रीम्स, आप 12th के बाद क्या पढ़ोगे, 12th के बाद क्या पढ़ोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आईएएस तो हर स्ट्रीम से आप दे सकते हो। जैसे पहले बात करते हैं हम सोशल साइंस की। सोशल साइंस कौन करता है बेटा, बीए वाले स्टूडेंट। जितने भी आपके बीए वाले स्टूडेंट होते हैं वो सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिन एंड सोशियोलॉजी एंड लॉ। तो ये सारे बीए वाले सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे बीए करते हैं, एमए करते हैं और तैयारी करते हैं। लाइक एज अच्छे से कोई डीयू में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, वो बच्चे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद आता है आपका दूसरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में 3 सब्जेक्ट हैं। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से करते हो तो सिविल सब्जेक्ट ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करते हो तो इलेक्ट्रिकल से कर सकते हो, और मैकेनिकल। तो ये 3 स्ट्रीम से आप आईएएस दे सकते हो। मतलब 3 सब्जेक्ट आपके होंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इसके बाद किसी और सब्जेक्ट से आप नहीं दे सकते हो। क्लियर? अब 3 सब्जेक्ट बोलोगे सर मुझे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है, कोई बात नहीं बेटा, आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करो। जैसे कोई बोलता है मुझे मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी है सर, क्या मैं आईएएस नहीं दे सकता? दे सकते हैं बेटा। कंप्यूटर साइंस से किया है आपने, बायोमेडिकल से किया है, आप दे सकते हैं, आप फ्री हैं देने के लिए। बट आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट। आप हिस्ट्री पढ़ के दे दो, आप साइकोलॉजी पढ़ के दे दो, लोग दे रहे हैं। काफ़ी इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने कोर सब्जेक्ट से ना दे करके किससे दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स से दे रहे हैं, जियोग्राफी से दे रहे हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो माना जा रहा है जियोग्राफी। कौन सा बेटा? जियोग्राफी। काफ़ी बच्चे जियोग्राफी में दे रहे हैं, काफ़ी इंजीनियरिंग स्टूडेंट जियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि जियोग्राफी थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मैथमेटिकल से रिलेटेड हो जाती हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक करते हो तो आपको आईएएस देने को नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके दे सकते हो। उसके बाद आते हैं एमबीबीएस वाले, जो बच्चे मेडिकल में हैं वो भी दे सकते हैं, मेडिकल साइंस से दे सकते हैं। उसके बाद बीएससी वाले बच्चे आते हैं, जो बीएससी कर रहे होते हैं, उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, एनिमल हस्बेंड्री है, हाँ मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग वाले मैथमेटिक्स से भी देते हैं पेपर, मैथमेटिक्स से देते हैं, फिजिक्स से देते हैं, केमिस्ट्री से देते हैं। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए तो, यदि आपने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से किया है या किसी भी ब्रांच से किया है, तो आप तो अपने बेसिक सब्जेक्ट से भी दे सकते हो बेटा। यदि आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स आईएएस दो, फिजिक्स में इंटरेस्ट है फिजिक्स आईएएस दो, केमिस्ट्री से इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री से दो। तो मीन्स ऐसा इसीलिए कहा गया है कि बेटा मैथमेटिक्स वालों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट से, उसके 3 सब्जेक्ट तो अपने होते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इन तीनों से वो आईएएस दे सकता है। प्लस यदि आपने सिविल से किया है तो सिविल से दे सकते हो, इलेक्ट्रिकल से किया है इलेक्ट्रिकल से दे सकते हो, और मैकेनिकल से किया तो मैकेनिकल दे सकते हो। फिर उसके बाद आता है जियोग्राफी से दे सकते हो। तो मीन्स अब आप ये समझ रहे होंगे कि मैथमेटिक्स वाला बंदा या इंजीनियरिंग वाला बंदा कितने स्ट्रीम से दे सकता है, और ये पॉसिबिलिटी हर बंदे के पास नहीं है। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मीन्स आपके लिए बहुत ही बेहतर चांस है आगे जाने के आईएएस में फिलहाल। उसके बाद कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से आप दे सकते हो। देन लैंग्वेज, अब सपोज आप इन सब में नहीं इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि आपने हिंदी बहुत अच्छी पढ़ी है, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोग मलयालम बहुत अच्छी होती है तो हिंदी से देते हैं, मलयालम से देते हैं। अब सोचो एक बार, कितनी सब्जेक्ट्स हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट से आईएएस दे सकते हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप वही सब्जेक्ट रखो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, या जो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, या जो आपने अपने नेटिव प्लेस पे पढ़ा हो, जिसमें आपने ज़्यादा अच्छे से सीखा हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो पढ़िए।
फिर तीसरी स्लाइड में बात करते हैं। जैसा कि हमने प्रीलिम्स की बात करी थी, प्रीलिम्स में हमें क्या पेपर देना था बेटा? 2 पेपर देने थे, पेपर 1 जीएस एंड सीसैट। अब पेपर 1 जीएस के लिए हमें कितनी सब्जेक्ट पढ़ने हैं? यदि हम प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग की बात करें तो हमें 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसा कि करंट इवेंट्स, जीएस 1 पेपर में करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट एंड जनरल साइंस, जिस लिस्ट ऑफ ईयर बुक्स, एमसीक्यू आर्कीव एंड सीसैट पेपर। ये सारे आपके रिसोर्सेस हैं, जिसे आप यदि ध्यान से पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी क्या होती है, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और बिलीव करो, जितना आपने 10th तक पढ़ा है इसे अच्छे से, क्लास 6 to 10th, ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं 6 to 10th में। अब वहाँ पे पढ़ने का लेवल थोड़ा कम था, बट एनसीईआरटी वही बुक आप फिर दोबारा पढ़ते हो जब आईएएस की तैयारी करने आते हो, तो अभी से क्यों ना पढ़ लें हम लोग। दूसरा, सीसैट के पेपर में क्या करना होता है, तो जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीसैट वो लाइक ऐसे मैथमेटिकल, यहाँ पे देखो लॉजिकल रीजनिंग आसान होगी, इंटरप्रिटेशन स्किल, कंप्रीहेंशन, डिसीजन मेकिंग एनालिसिस, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिक, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसलिए ये पेपर ज़्यादा आसान होता है। किसके लिए बेटा? मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वालों के लिए ये पेपर सीसैट ज़्यादा आसान होता है, इसीलिए क्वालिफाइंग भी है। यहाँ पे सिर्फ आपको 33% मार्क्स लाने हैं बस, और इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मेरिट में, ये मेरिट में ऐड नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको मेरिट बनानी पड़ेगी। जब यहाँ पे आपकी मेरिट बन जाएगी, आप क्वालिफाई हो जाओगे, तब आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो। तो इसका मतलब जीएस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और मेरे हिसाब से आज से ही यदि आपको आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, पहले अटेम्प्ट में सक्सेस होना है। ध्यान रखना, पहले अटेम्प्ट में सक्सेस होना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में वही बच्चे सक्सेस होते हैं जिनका मोटिव क्लियर होता है, जिनका मोटिव क्लियर होता है कि मुझे अपने ग्रेजुएशंस के बाद आईएएस करना है। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन पूरा होगा, मैं फॉर्म भरूंगी, आईएएस का एग्जाम दूंगी। उसी बंदे का होता है जिसने अपने 12th में ही अपने मोटिव्स क्लियर कर लिए हैं। जो बंदा लेट कर देता है उसके लिए फिर टाइम लगता है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोटिव्स आपका क्लियर 12th में हो जाना चाहिए। तो मेरी कहने का मतलब यही है, आप अपने मोटिव्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करें। और ये रहा हमारा मेंस का पैटर्न। मेंस में हमने बताया आपको 4 पेपर जीएस होंगे, 4 पेपर जीएस के आपके होंगे। तो पेपर 1 में देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको दिख रही हैं। पेपर 1 थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर, आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लर क्यों है, वो थोड़ा सा डाउनलोड करने में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, सारे 400 नंबर के हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले इंडियन हेरिटेज कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये पूरे 250 नंबर में आएगा। उसके बाद पेपर सेकंड में आएगा गवर्नेंस आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, पॉलिटी आएगा, सोशल जस्टिस आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद तीसरे में आएगा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देन फोर्थ में आएगा एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। ये सारी चीज़ें आपके 4 पेपर में होती हैं। जो आप जीएस की बात कर रहे थे ना बेटा, जीएस फर्स्ट में क्या आएगा, जीएस सेकंड में क्या आएगा, जीएस थर्ड में क्या आएगा, जीएस फोर्थ में, तो ये उसकी कैटेगरी है कि जीएस फर्स्ट में क्या आएगा, जीएस सेकंड में क्या आएगा। ये सब आपको डिटेल्स में मैंने इतनी चीज़ें बता दी हैं। अब आपको मोटिव अपना क्लियर करना होगा कि आपको ग्रेजुएट होने के बाद क्या करना है, आपको आईएएस की तरफ जाना है या नहीं जाना है। यदि आपको आईएएस की तरफ जाना है तो प्लानिंग आज से करनी पड़ेगी। यदि प्लानिंग करने में आप पीछे रहें तो शायद आपको बहुत टाइम लगेगा, फिर आप पहले अटेम्प्ट में अच्छी रैंक नहीं लगा पाओगे। एकदम क्लियर रखना बेटा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। जितनी ज़्यादा आप अपनी प्लानिंग को लेट करोगे, आप अपने मोटिव्स को क्लियर नहीं करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सबको अच्छी लगी होगी, और शायद
मैंने अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी के साथ सारे डाटा आपको यहाँ पे कलेक्ट करके दिया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। जितना ज़्यादा आप अपने मोटिव्स को क्लियर रखेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। वंस अगेन, जय नारायण ऑल ऑफ यू, थैंक यू।